हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई क्लास 10 साइंस के 2024 में आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें क्लास 10th स्टैंडर्ड की, तो ये क्लास 10th ऐसा स्टैंडर्ड होता है जहाँ पर पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के मन में प्रेशर रहता है। प्रेशर किस चीज़ का होता है? क्योंकि भाई पहली बार सभी लोग बोर्ड दे रहे होते हैं और कुछ भी पता नहीं होता है कि कैसा पेपर आएगा, क्या लेवल रहेगा, क्वेश्चनों का कठिन रहेगा कि सरल रहेगा, और ऊपर से साइंस और मैथ और ज़्यादा परेशान कर देती है बच्चों को। तो डोंट वरी बच्चों, आज से आप लोग को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से मेरे चैनल पर आप लोग को क्लास 10th स्टैंडर्ड की भी पढ़ाई कराई जाएगी। मैथ, साइंस और जो भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सभी मेरे ही चैनल पर कवर करे जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरी विज्ञान के जो हम लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो 2024 में आए हुए हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ऊष्माक्षेपी या फिर दहन इसको हम लोग बोलते हैं, एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आज आपके लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आप लोग कुछ भी रट के नहीं जाओगे, सब सीख के जाओगे, और सीखी हुई चीज़ हमेशा एग्जाम में काम आती है। तो भाई ऊष्माक्षेपी बोल सकता है या फिर दहन बोल सकता है, दोनों नाम एक ही, मतलब नाम अलग अलग हैं लेकिन दोनों का काम एक ही है। एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में। क्या होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया? जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो दो नाम यहाँ पर आए हैं। पहला यहाँ पर आया है उत्पाद, अभी एक और आगे आने वाला है अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद क्या होता है? तो अगर हम लोग बात करें इसके उदाहरण की, तो एक ही समझ लो, जो इस साइड होता है रिएक्शन के इधर वाला पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और जो एरो के इस साइड वाला पोर्शन होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या हो, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, मतलब ऊष्मा भी क्या हो, प्रोड्यूस हो, और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी या फिर दहन अभिक्रिया। दहन क्यों नाम बोला गया है? जैसे आप लोग ठंड में हम लोग क्या करते हैं, जो जब ठंडी का सीज़न आता है तो हम लोग लकड़ी लेके आते हैं, उसको जलाते हैं। तो क्या करते हैं? लकड़ी का दहन करते हैं ना, तभी तो हीट निकलती है जिससे हम लोग सेक के अपना ठंड है उससे बच पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यही बोल रहा है कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, वही रिएक्शन हमारी ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। तो भाई इसकी उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो मान लो यहाँ पर CH4 हमने लिया हुआ है और ऑक्सीजन हमने साथ में लिया हुआ है। तो इसकी जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बनेगा भैया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और H2O यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करी गई ये रिएक्शन। यहाँ पर CH4, यहाँ पर H4 है, तो यहाँ पर भी हमने देखिए H4 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा के H4 हो गए। यहाँ पर O कितने हैं? 4 हैं, तो 2 O ये और 2 O ये। तो इस तरह से रिएक्शन भी मेरी बैलेंस हो गई और साथ में भैया ऊष्मा भी निकल गई। तो ये जो रिएक्शन हो गई मेरी, ये हुई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो नाम ही से पता चल रहा होगा, ऊष्माशोषी यानी कि जो ऊष्मा को शोषित कर ले, अवशोषित कर ले, अपने अंदर समा ले। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग ऊष्माशोषी बोलेंगे। लेकिन अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखना है क्योंकि केमिस्ट्री है, तो इसी की लैंग्वेज में लिखते हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, कर लेती है, तो उन्हें ही हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग ली हुई है हमने, दोनों को कंबाइन करके हमारे पास NO बन गया। ठीक है, तो रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 N है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा के दोनों को बैलेंस कर दिया। साथ में भैया यहाँ पर ऊष्मा माइनस हो रही है, मतलब ऊष्मा इसमें नहीं निकल रही है। क्लियर हुआ? सबसे बड़ी पहचान यही है कि यहाँ पर कि ऊष्माक्षेपी में हमारी जो रिएक्शन है उसमें ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी में रिएक्शन, मेरी जो ऊष्माशोषी की जो रिएक्शन होती है उसमें ऊष्मा नहीं निकलती है। तो क्लियर हुआ ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समजातीय श्रेणी क्या होता है, उदाहरण के साथ साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी अगर हम लोग बात करें या फिर सजातीय श्रेणी, बात एक ही है। तो समजातीय श्रेणी मतलब समजात, जिनकी जात क्या हो, समान हो, मतलब समान कैटेगरी के हों। जैसे हम लोगों में जात होती है, कैटेगरी होती है, कोई जनरल होता है, कोई BC होता है, कोई SC होता है, कोई ST होता है। ठीक है, तो उसी तरह से इस जो कैटेगरी है, श्रेणी है, इसमें भी जाति, इन लोग की जात होती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। लेकिन कौन सी जात होती है देख लो, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, मतलब जिनको सूत्र जो होता है उनका केमिकल फॉर्मूला और उनका जो क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, वो क्या हो, बिल्कुल एक जैसा लगे देखने में, उसे ही हम लोग यहाँ पर बोलेंगे बच्चों समजातीय श्रेणी। तो यहाँ पर जो उदाहरण इसका है वो क्या हम लोग देख लेंगे। उदाहरण इसका हो जाएगा मेथेनॉल यानी कि CH3OH,
या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं CH OH यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, लास्ट में एथेनॉल हो जाएगा CH3CH2OH। तो क्या बात करना है हम लोग को, जो सामान्य सूत्र है वो भी लगभग देखो समान है, CH3OH CH3CH2OH। मतलब क्रियात्मक समूह क्या होता है, लास्ट वाला तो यहाँ भी OH है, यहाँ पे OH है, तो दोनों के क्रियात्मक समूह बराबर हैं और फॉर्मूला भी लगभग एक जैसा लग रहा है, बस यहाँ पर CH2 का अंतर है। अगर CH3CH2 यहाँ होता तो सेम हमारा जो फॉर्मूला है वो मैच कर जाता है। अच्छा, CH2 यहाँ से गायब क्यों है वो हम आपका आगे बताते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके लक्षण भी हम लोग देख लेते हैं, कभी कभार इसके लक्षण भी पूछ लेता है। उसके बाद बच्चों इसका हम लोग लक्षण देख लेते हैं, क्या है लक्षण, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि समझाती श्रेणी क्या है, इसके लक्षण बताइए। तो ऐसी कंडीशन में आपको लक्षण क्या लिखने हैं, देखिए सबसे नंबर 1 पर लिखोगे सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब ये जो इनके सभी सदस्य होते हैं, इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सभी को हम लोग एक सामान्य सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था सभी के लास्ट में OH लगा होता है, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह होता है हमारा जो लास्ट वाला होता है, तो वो भी क्या होता है, सभी में सेम होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे, उसमें CH2 का अंतर था, तो यही कारण होता है क्योंकि इनका लक्षण ही यही होगा, इनकी पहचान ही इसी बेस पर करी गई है, तभी इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, सभी के बीच में CH2 का अंतर होता ही होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके 3 इंपॉर्टेंट लक्षण जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे इसी साल 2024 में। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, जो कि इसी साल पूछा गया था। तो भाई देख लेते हैं रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सरल शब्दों में। तो नंबर 1 पर होता है कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। जो हमारा रुधिर मतलब जो हमारा खून होता है वो क्या होता है, गहरे लाल रंग का होता है। लसिका क्या होती है, ये रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है, इनका कोई खुद का रंग नहीं होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारा जो खून होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस कारण हमारा जो खून होता है वो रेड कलर का यानी कि लाल होता है। नेक्स्ट हमारा है इसमें लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसका कोई भी कलर नहीं होता है। नेक्स्ट भैया तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, लसिका में प्रोटीन्स कम मात्रा में पाई जाती हैं। फोर्थ क्या है, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन होती है सभी को पता होगा, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट 5 और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है, मतलब जो रुधिर होता है वो वाहिनियों में परिसंचरित होता है, और यह जो लसिका जो होती हैं वो वाहिनियों में परिसंचरित होती हैं। मतलब रुधिर वाहिनी जो रुधिर जिनके अंदर रुधिर का प्रवाह होता है, मतलब रक्त प्रवाह होता है जिन वाहिनियों में, उसमें ये प्रवाहित होता है, और लसिका जो वाहिनियाँ होती हैं वो अपने जो उनका अलग रास्ता होता है वो उसमें प्रवाहित होता है। तो आई होप आप लोग को ये 5 अंतर हमने आज बताए हैं रुधिर और लसिका में। इन 5 में से अगर आपको बहुत ही सरल हमने वैसे भी छाट के लिखे हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी सरल मिलते हैं तो आप लोग कोई भी 5 अंतर याद कर लीजिएगा, क्योंकि भाई रुधिर और लसिका ऐसी जो होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर ये पूछा गया है। तो आई होप आप लोग को ये जो अंतर हमने आज बताया ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपनी इसी बायोलॉजी का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसके बाद हमारा ये है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में अंतर बताइए। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में, तो भाई देखो सबसे पहले हम डालेंगे जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूपी। 2 नाम होते हैं, जीनोटाइप बोल सकता है या फिर जीन प्रारूपी बोल सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कराया तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट PDF आप लोग को वहीं पर मिलने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये है, जीनोटाइप या फिर जीन प्रारूपी क्या होता है, आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को ही हम लोग जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहते हैं। मतलब आकारिक लक्षण मतलब किसी भी आकार का हो कोई भी जीव, कोई टेढ़ा हो कोई तिरछा हो कोई, ठीक है, कि जैसा ऐसा भी जीव हो उसमें, लेकिन जो उसके अंदर जो संरचना होगी वो सेम होगी। जैसे हम मनुष्यों में अगर हम लोग बात करें तो कोई जैसे विकलांग होता है या फिर सामान्य पुरुष हम लोग होते हैं, कोई आँख से किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को कान से सुनाई नहीं देता, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी कुछ, लेकिन मतलब आकारिक लक्षण जो है वो हमारी जो जीनी संरचना होती है उस पर कोई भी डिफेक्ट नहीं डालते हैं। तो ये तो हो गई हमारे जीनोटाइप क्या होता है। हम लोग अब बात करेंगे फिनोटाइप यानी समलक्षणी।
तो जीन किसी भी प्रकार की हो, यदि बाह्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे समलक्षणी या फिर फिनोटाइप बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि जीन किसी भी प्रकार का हो, मतलब जो हमारे जो शरीर के अंदर जीन पाए जाते हैं वो किसी भी तरह के हों, लेकिन अगर हम बाहर से समान दिखाई दे रहे हैं या फिर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो हम लोग क्या होंगे, समलक्षणी या फिर फिनोटाइप बोला जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो सबसे नंबर 1 पर जो इस बार पूछा गया था वो आता है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, निवारण भी बताइए। तो भाई देखो सबसे नंबर 1 पर हमारा है कि हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, सबसे पहले बोल रहा है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका आंसर देना पड़ेगा कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे कि यह किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह दोष निम्न 2 कारणों में से किसी एक कारण से भी हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको दूर की जो वस्तुएं होंगी वो क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन जो पास की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो ऐसा किस कारण होता है, तो पहला जो कारण होता है हमारा वो होता है नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो कम हो जाए, जिससे कि क्या हो, फोकस दूरी बढ़ जाए। नेक्स्ट सेकंड हमारा है नेत्र लेंस जो होता है और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाए। तो भाई देखो दूरदृष्टि दोष हम लोग किस तरह से हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस पर बात करें तो जैसे हमारा ये हो गया नेत्र लेंस और ये हमारी जो है आँख है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर होती है रेटिना, यहाँ लिख देंगे आर यानी कि रेटिना, ये है नेत्र लेंस, ये भी उत्तल लेंस की प्रकृति का होता है। तो होगा क्या, पहला जो हमारा बोला गया है नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो कम हो जाए। वो वक्रता त्रिज्या यानी कि ये जो आप देख रहे हो इसको, या फिर ये नेत्र लेंस ये हो गया हमारा, ठीक, नेत्र लेंस यही है, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो कम हो जाए, जिससे क्या है इसकी दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो मतलब होता क्या है, अगर इससे पीड़ित व्यक्ति है तो जैसे ये किरणें आ रही हैं, ठीक, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि बाहर की तरफ बन जाता है, देखिए प्रतिबिंब इस तरह से, मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे यहाँ पर काटता है तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो कारण ये हो सकता है, आप लोग बोलो जो, अगर हम लोग निकट दृष्टि दोष में अगर बात करें तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, हम आपको सही बता रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा रेटिना, क्लियर हुआ, ये हमारा उत्तल लेंस है और यहाँ पर हमने फिर से एक उत्तल लेंस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो अब किसे क्या करेंगे, इसका निवारण होगा, उत्तल लेंस लगा के ही इसका निवारण हम लोग कर सकते हैं दूरदृष्टि दोष का। एक उत्तल लेंस लगा दिया तो अब क्या होगा, ये किरण ऐसे, ये ऐसे आई, ये हल्का सा सीधा कर देगा, फिर ये बिल्कुल सीधा कर देगा, फिर ये देखो यहाँ से एक और किरण ऐसे जा रही है, हल्का सा ये ऐसे मोड़ देगा और ये पूरा मोड़ देगा। मतलब समझ जाना आप लोग इसको, जाके जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो इसी पॉइंट पर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्लियर बनाएं तो देखो ये इस तरह से बनेगा। अगर आप लोग को ज़्यादा इसमें समझना है तो देखो ये नेत्र लेंस है, ये हो गई मेरी आँख, ठीक है, यहाँ पर है रेटिना, ध्यान से देखना। अब क्या है, यहाँ से हमने उत्तल लेंस लगा दिया, इससे जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ से किरण जाएगी, हल्का सा ऐसे वेंट होगी, फिर ये ऐसे वेंट होके इस पर से निकल जाएगी, ठीक। ऐसे ये मान लो हमारी ऐसे किरण आ रही है इस तरह से सीधी, ये हल्का सा ऐसे मुड़ेगी, उसके बाद और ये हल्का सा मुड़ेगी, तो ये यहाँ पर इस तरह से प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको क्लियर बनाइएगा तो नाप के तो सही बन जाएगा आप लोग का। तो इसका निवारण क्या है, उत्तल लेंस लगा दो, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसके चश्मे में तो उसको जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। तो इसका निवारण भी हमने आप लोग को बता दिया। तो अब हम लोग उसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उसका देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है फिजिक्स का, 1 कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 1 कूलम्ब आवेश में हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, जो ई होता है हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19, ये फिक्स रहता है ना, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे कितना बोल रहा है, 1 कूलम्ब, यानी कि जो क्यू की वैल्यू है वो हमको कितनी दी हुई है, 1, ठीक है। और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि n हमको यहाँ पर बच्चों फाइंड करना है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा यहाँ से कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो Q = N ही हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ज्ञात क्या करना है हमको, n यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो n को हम लोग इधर ही रोक लेंगे, Q आ जाएगा बच्चों इसके नीचे और = हो जाएगा हमारा n। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n = Q/E, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखें सही फॉर्म में, तो अब देखो यहाँ पर हम केवल वैल्यू पुट करेंगे, तो n = क्या हो जाएगा, Q हमारा हो जाएगा ऊपर 1,
नीचे भैया हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भाई डेसिमल हटेगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 10 इंटू, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस में, प्लस का 19 हो जाएगा और नीचे हमारा बचेगा बच्चों 16। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम लोग ऊपर देखो, हमें डिवाइड करना है 10 को 16 से, तो ऊपर 10 क्या है, छोटा है। तो एक काम करो, यहाँ से उधार ले लो एक, मतलब उधार लेने का मतलब ये है कि यहाँ से एक जीरो था ही, एक जीरो और यहाँ पर हम बढ़ा ले रहे हैं और इसकी पावर हम एक कम कर दे रहे हैं। ठीक है, जब एक जीरो बढ़ाते हैं यहाँ तो पावर हम लोग यहाँ से कम कर देंगे, क्योंकि हमने इसी से उधार लिया है एक जीरो। फिर हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नीचे बचा 16। अब इसको आप लोग यहाँ पर डिवाइड करोगे, इसको चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका देखते हैं आंसर इसका कितना आने वाला है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो देखिए 16 से 96, 6 पॉइंट, यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18 हमारा जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भैया आ जाएंगे। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आज की वीडियो में जो हमने आप लोग को बताया वो आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। और अगर चाहते हो कि ऐसी वीडियो आप लोग को एग्ज़ाम तक परमानेंट मिलती रहे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए डेली बनाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।